आमतौर पर ना जब भी हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक बहुत ही सटीक और स्पष्ट तस्वीर की उम्मीद होती है। आई मीन बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हड्डी टूट गई तो एक्सरे मशीन ने वो सफेद टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखा दी। हाँ। और डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करके कह देता है कि देखिए ये रही समस्या। एग्जैक्टली। मतलब सब कुछ कितना साफ होता है ना। हाँ, ये एकदम बाइनरी स्थिति होती है। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और इंसान का दिमाग ना इस तरह की क्लैरिटी को बहुत पसंद करता है। चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ देखना, उन्हें अलग अलग डिब्बों में या कैटेगरीज में बांटना। हाँ। ये इंसान को एक मनोवैज्ञानिक तसल्ली देता है कि चलो सब कुछ कंट्रोल में है। सही बात है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इंसानी भावनाओं और मन के भीतर की दुनिया में कदम रखते हैं। बिल्कुल। वहाँ अचानक वो जो हमारी एक्सरे मशीन है ना, वो काम करना बंद कर देती है। मन के भीतर असल में क्या चल रहा है इसका कोई एक्सरे तो खींचा नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम बेसिकली एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही धुंधला है, कॉम्प्लिकेटेड है और रहस्यों से भरा है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का इस डीप डाइव का मुख्य विषय यही धुंधला परिदृश्य है, हमारी भावनाएं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री हैं उसके आधार पर दुनिया में ये तो एक स्थापित तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से भावना विहीन नहीं हो सकता। हाँ। ये जैविक रूप से असंभव है। भावनाओं का स्तर किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये हर इंसान के भीतर मौजूद एक आंतरिक चेतना है। मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल सही आधार है शुरुआत करने के लिए। और यहाँ हमारे सुनने वालों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भावनाएं केवल महसूस करने की कोई अमूर्त या हवाई चीज़ नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए, जब हम मनोविज्ञान या न्यूरोसाइंस की बात करते हैं ना, तो भावनाएं इंसान के पूरे अस्तित्व को संचालित करने वाला एक बेहद जटिल तंत्र है। ये एक तरह का इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये वो चेतना है जो हमारे हर निर्णय, हर रिश्ते और यहाँ तक कि दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को पल पल आकार देती है। तो मतलब ये कोई चॉइस नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति भावना विहीन नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सा अर्थ यही है कि भावनाएं मानव मस्तिष्क के हार्डवेयर का एकदम अभिन्न हिस्सा है। ये कोई ऐसा बाहरी ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से अनइंस्टॉल कर दे। हाँ, कि मैंने किया तो डिलीट कर दिया। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही दिलचस्प बुनियाद है। इसका मतलब है कि भावनाएं इंसान की डिफॉल्ट सेटिंग है। बिल्कुल। अब खैर चूंकि हर इंसान के भीतर ये सिस्टम मौजूद है, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि क्या हर कोई अपनी भावनाओं को एक ही तरह से एक्सप्रेस करता है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और आज हम जिन अध्ययनों पर चर्चा कर रहे हैं उनके अनुसार यहीं से इंसानी व्यवहार के दो बिल्कुल एकदम विपरीत और हैरान करने वाले छोर सामने आते हैं। आमतौर पर हम कहते हैं कि भावनाओं को किसी व्यक्ति के व्यवहार से या उसके चेहरे से आसानी से पढ़ा जा सकता है। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन हर कोई अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता ना। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना लगभग नामुमकिन होता है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और रक्षात्मक पहलू यहीं पर सामने आता है। समाज में हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर भावनाओं को दिखाने या छुपाने का एक तरीका विकसित कर लेता है। तो क्या हम इसे एक पोकर गेम की तरह देख सकते हैं? पोकर गेम कैसे? मतलब समाज रूपी इस विशाल खेल में कुछ लोग एक बेहतरीन पोकर फेस बनाकर रखते हैं। ऐसे लोगों की भावनाएं ना तो उनके चेहरे से जानी जा सकती हैं और ना ही उनके शब्दों से। मतलब उनके भीतर कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है, लेकिन वो बाहर से एकदम शांत दिखते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो इस अभिनय कौशल में इतने पारंगत होते हैं कि उनका असली रूप पकड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, ये पोकर फेस वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। लेकिन इस अभिनय कौशल के पीछे के क्यों और कैसे को समझना ज्यादा जरूरी है। वो कैसे? अक्सर ना हम ऐसे लोगों को चालाक या धूर्त मान लेते हैं, और खैर कई बार वे होते भी हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन अगर मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये अभिनय कौशल हमेशा दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं होता। कई बार ये दुनिया से बचने की एक बहुत मजबूत ढाल की तरह काम करता है। अच्छा, ढाल की तरह? हाँ, इंसान का दिमाग ये सीख जाता है कि अपनी असली भावनाओं को दिखाना उसे खतरे में डाल सकता है, इसलिए वो एक आवरण तैयार कर लेता है
इसे हम इमोशनल लेबर या भावनात्मक श्रम कहते हैं, इमोशनल लेबर। जहां व्यक्ति लगातार अपनी असली भावनाओं को दबाने और एक नकली भाव को प्रदर्शित करने में अपनी बहुत ऊर्जा खर्च करता है। ओहो। और इसके ठीक विपरीत एक दूसरा वर्ग भी है। हाँ। वो सहज, सरल और सच्चे लोग जो अपने पत्ते अपनी भावनाएं बिल्कुल अपने माथे पर चिपकाकर घूमते हैं। एग्जैक्टली। खुली किताब। हाँ। जिन्हें अपनी भावनाएं छुपाना आता ही नहीं, उनका जीवन एक खुली किताब की तरह होता है। वे जो महसूस करते हैं वो उनके चेहरे और शब्दों से तुरंत छलक जाता है। बिल्कुल। और ये खुली किताब होना सुनने में बहुत ही काव्यात्मक और आदर्श लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। बचपन से हमें यही तो सिखाया जाता है कि इंसान को सच्चा होना चाहिए, उसके मन में कोई खोट नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता को तो एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है ना, क्योंकि ऐसे लोगों के पास छुपाने को कुछ नहीं होता। तो क्या ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है? ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है। सिद्धांत रूप में ये आदर्श है, लेकिन वास्तविकता बहुत कठोर और कॉम्प्लिकेटेड है। इसी पारदर्शिता के कारण ना इन सीधे साधे लोगों को समाज में अक्सर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों? सच्चाई की इतनी भारी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? क्योंकि समाज अक्सर इस सहजता और खुलेपन को एक ताकत के बजाय एक कमजोरी मान लेता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का जीवन खुली किताब होता है तो वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है। कोई भी अनुमान लगा सकता है। एग्जैक्टली। कोई भी आसानी से जान सकता है कि उसे किस बात पर गुस्सा आएगा, वो किस बात पर खुश होगा या किस बात से उसे गहरी चोट पहुंचेगी। और जो लोग उस पोकर फेस या अभिनय कौशल में माहिर होते हैं ना, वो इसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। एक पारदर्शी व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी असली भावनाएं जाहिर कर देता है, तो उसके पास बचाव का कोई तंत्र बचता ही नहीं है। वो आसानी से मैनिपुलेशन का यानी हेरफेर का शिकार हो जाता है। बाप रे। इसलिए विकासवादी मनोविज्ञान यानी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से अपनी भावनाओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये तो एक तरह से सच्चे और पारदर्शी होने का बहुत बड़ा जुर्माना भरने जैसी बात हो गई। हाँ, कह सकते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में तो लोग अपनी भावनाएं छुपाने या दिखाने का ये रस्साकशी का खेल खेलते रहते हैं, लेकिन आज की हमारी चर्चा हमें एक बहुत ही चरम और हैरान करने वाली स्थिति की तरफ भी ले जाती है। क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा आघात लगता है, कोई ऐसा दुख जिसे बर्दाश्त करना एकदम नामुमकिन सा लगे, तब व्यक्ति भावनाओं के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाता है। हाँ, और वो स्तर भावनाओं के होने का नहीं, बल्कि उनके पूरी तरह से गायब हो जाने का एक बहुत ही विचित्र भ्रम पैदा करता है। यहाँ विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है। आज के हमारे अध्ययन में एक स्थिति का जिक्र है। कभी कभी ना हृदय विदारक घटनाओं, किसी प्रियजन की मृत्यु या किसी बहुत गहरे आघात के कारण व्यक्ति कुछ समय के लिए पूरी तरह भाव शून्य हो जाता है। हाँ, एकदम ब्लैंक। मतलब उसका सांसारिक संबंधों से विश्वास ही उठ जाता है। उसे किसी भी विषय में कोई रुचि नहीं रहती, ना कुछ अच्छा लगता है ना बुरा। इस गहरी शून्यता की स्थिति को स्रोत सामग्री में श्मशान वैराग्य का नाम दिया गया है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है, जैसे गौतम बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ था। तो क्या किसी गहरे आघात से इंसान अचानक कोई ज्ञानी या संत बन जाता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आघात के समय हमारा दिमाग असल में क्या कर रहा होता है। ये जो शमशान वैराग्य है ना, ये कोई ज्ञान की प्राप्ति या कोई आध्यात्मिक उच्च अवस्था नहीं है। ये तो मस्तिष्क का एक बहुत ही बेसिक और प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, रक्षा तंत्र। हाँ। तो मतलब क्या हम इसे दिमाग का एक इमोशनल सर्किट ब्रेकर मान सकते हैं? सर्किट ब्रेकर? हाँ, जैसे घर में बिजली का अचानक बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए तो फ्यूज उड़ जाता है ताकि पूरा घर जलने से बच जाए। तो क्या हमारा मस्तिष्क भी भारी दुख और आघात से बचने के लिए कुछ समय के लिए भावनाओं का मेन स्विच ही बंद कर देता है? अरे वाह, ये सर्किट ब्रेकर वाला उदाहरण एकदम सटीक है और वैज्ञानिक रूप से भी बिल्कुल सही है। सच में? बिल्कुल। देखिए, जब मस्तिष्क कैसी मनोवैज्ञानिक पीड़ा का सामना करता है जिसे वो उस समय प्रोसेस करने में अक्षम होता है, तो न्यूरोलॉजिकल स्तर पर एक भारी बदलाव होता है। क्या होता है? शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को महसूस करता है, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो एक तरह से शट डाउन हो जाता है। अच्छा, मतलब दिमाग खुद ही भावनाओं की सप्लाई काट देता है ताकि इंसान पागल ना हो जाए। एग्जैक्टली। मस्तिष्क दर्द की तीव्रता को कम करने के लिए एक शून्यता का, एक ब्लैंकनेस का आवरण ओढ़ लेता है।
इसी को हम कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। उस समय व्यक्ति को लगता है कि अब दुनिया में कुछ नहीं रखा, सारे रिश्ते झूठे हैं, मोह माया सब व्यर्थ है। तो ये कोई दार्शनिक सोच नहीं है, ये बस दिमाग का दर्द से बचने का अपना एक तरीका है। बाप रे। लेकिन ये स्थिति हमेशा के लिए तो नहीं रहती होगी। नहीं नहीं, ये वैराग्य अस्थायी होता है। सर्किट ब्रेकर हमेशा के लिए तो नहीं गिरा रहता ना। हाँ बिल्कुल। जैसे ही दर्द का शुरुआती प्रभाव थोड़ा कम होता है और दिमाग को लगता है कि अब वो इस दुख को धीरे धीरे प्रोसेस कर सकता है, वो उस सर्किट को वापस चालू कर देता है। धीरे धीरे। हाँ, लेकिन उस शून्यता के दौर में व्यक्ति पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया में होता है, जहाँ न खुशी है न गम है, बस एक गहरा और सर्द खालीपन है। कमाल है। ये इंसानी तंत्र की खुद को मनोवैज्ञानिक मृत्यु से बचाने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो एक तरफ हमारे पास ये शमशान वैराग्य जैसी चरम शून्यता है, जहां सब कुछ म्यूट हो जाता है, लेकिन आज की चर्चा इसकी ठीक विपरीत एक और अवस्था का जिक्र भी करती है। हाँ। जो शायद इस शून्यता से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी है, और वो है भावनाओं का अत्यधिक और अनियंत्रित उतार चढ़ाव, जिसे हम अंग्रेजी में वॉलिटिलिटी कहते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसका सामना अक्सर दैनिक जीवन में, परिवारों में या ऑफिस में किया जाता है, और सच कहूं तो इसका असर बहुत ही भयानक होता है। हाँ, इस अस्थिरता को अध्ययनों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपनी भावनाओं पर कोई बस नहीं होता। उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, मानो पूरी दुनिया जीत लियो, और थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। एग्जैक्टली। छोटी सी परेशानी उन्हें एकदम विचलित कर देती है। अगर थोड़ा सा धन आ जाए तो वे अत्यधिक खर्च करने लगते हैं, और अगर थोड़ा सा अभाव हो जाए तो वे खुद को दुनिया का सबसे दीनहीन और बेचारा इंसान समझने लगते हैं। हाँ, ये अस्थिरता दरअसल भावनाओं के नियमन यानी इमोशनल रेगुलेशन के पूर्ण अभाव को दर्शाती है। ऐसे व्यक्तियों में भावनाओं का कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता। शॉक एब्जॉर्बर। मुझे तो ये ऐसी गाड़ी को चलाने जैसा लगता है जिसका एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ही हद से ज्यादा सेंसिटिव हों। कैसे? मतलब हल्का सा एक्सेलरेटर छुआ और गाड़ी हवा में उड़ने लगी, और जरा सा ब्रेक दबाया तो इतने जोर के झटके से रुकी कि अंदर बैठे लोग शीशा तोड़कर बाहर गिर जाएं। हाँ। तो ऐसी गाड़ी में सफर करना तो जानलेवा है ना। तो क्या ऐसे में भावनाओं पर नियंत्रण ना रख पाना जीवन के किसी भी क्षेत्र में, खासकर नेतृत्व या लीडरशिप के लिए, सबसे बड़ी अयोग्यता बन जाती है? मैं कहूँगी 100%। कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो, चाहे वो एक परिवार को एकजुट रखना हो, किसी बड़ी संस्था का नेतृत्व करना हो, या समाज को एक नई दिशा देनी हो, ऐसे अत्यधिक भावुक और अस्थिर व्यक्तियों के भरोसे कुछ भी नहीं किया जा सकता। पर अक्सर लोग कहते हैं कि एक लीडर को पैशनेट होना चाहिए। भावनाओं का होना तो अच्छी बात मानी जाती है ना, फिर ये इतनी बड़ी अयोग्यता कैसे बन गई? देखिए, यहीं पर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। भावनाएं होना और भावनाओं के बहाव में बिना सोचे समझे बह जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब कोई व्यक्ति भावनाओं के अनियंत्रित उतार चढ़ाव का शिकार होता है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव कॉस्ट या मानसिक मूल्य होता है। कॉग्निटिव कॉस्ट, इसका क्या मतलब है? देखिए, हर भावना को महसूस करने और प्रोसेस करने में मस्तिष्क की ऊर्जा खर्च होती है। हाँ। तो जब कोई इंसान लगातार खुशी से दुख और दुख से क्रोध की ओर झूलता रहता है, तो उसके मस्तिष्क का तार्किक हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो ऊर्जा से वंचित हो जाता है। सारा नियंत्रण भावनाओं वाले हिस्से के पास चला जाता है। इसे मनोविज्ञान में एमिगडाला हाईजैक भी कहा जाता है। ओहो, मतलब जब भावनाएं हावी होती हैं तो हमारा जो लॉजिक वाला दिमाग है वो सो जाता है। बिल्कुल। और बड़ी योजनाओं के लिए, दूरगामी परिणाम देने वाले फैसले लेने के लिए तार्किक दिमाग का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भावनाओं को परे रखकर एक स्थिर चित्त से विचार करना होता है। सही बात है। एक नेता या घर का मुखिया अगर हर छोटी बात पर अत्यधिक भावुक होकर फैसले लेगा, तो वो कभी भी अस्टेबिलिटी नहीं ला पाएगा। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर शॉर्ट टर्म होते हैं और लंबे समय में ये घातक साबित होते हैं। निर्णय लेते समय भावनाओं और लॉजिक के बीच एक मजबूत दीवार खींचना एकदम अनिवार्य है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि हर कोई अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। ये कोई ऐसा स्विच तो है नहीं जिसे बस दबा दिया जाए। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अभ्यास की मांग करता है। हाँ।
लेकिन जो लोग जीवन में बड़े लक्ष्य साधना चाहते हैं उनके लिए ये स्थिरता पहली और सबसे जरूरी शर्त है। एकदम सही। और जब हम भावनाओं के कंट्रोल और उनके सही उपयोग की बात करते हैं तो यहीं पर भावनाओं की सार्थकता का प्रश्न उठता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम पूरी चर्चा को देखें तो अभिनय कौशल से भावनाओं को छुपाना भी एक तरह का छलावा है। श्मशान वैराग्य की तरह पूरी तरह से सुन्न हो जाना भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारी या डिफेंस है। हाँ। और अत्यधिक भावुकता तो खैर एक खतरनाक अस्थिरता है ही, और पूरी तरह से भावना विहीन होना इंसान के लिए जैविक रूप से असंभव है। बिल्कुल। तो फिर भावनाओं का सही और संतुलित रूप क्या होना चाहिए? आखिर एक इंसान को अपनी भावनाओं के साथ करना क्या चाहिए? इस सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब ना मनोविज्ञान और दर्शन के संगम से मिलता है। देखिए, जब भावनाओं को एक सही दिशा मिलती है, जब वे समुचित और संतुलित होती हैं, तो वह व्यक्ति को अस्थिर या कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे उसे संवेदनशील बनाती हैं। संवेदनशील? और संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। संवेदनशीलता दरअसल दुनिया को बहुत गहराई से समझने की ताकत है, लेकिन ये ताकत तभी काम करती है जब इसे एक सही दिशा मिले। तो क्या हम अपनी भावनाओं को एक नदी के पानी की तरह देख सकते हैं? नदी का पानी? दिलचस्प है। कैसे? सोचिए, एक नदी है जिसमें बहुत पानी है, यानी वो हमारी भावनाएं हैं। अगर वो पानी सिर्फ एक ही जगह पर रुक जाए, आगे ना बहे, तो वो क्या बन जाएगा? दलदल बन जाएगा। एग्जैक्टली। वो सड़ने लगेगा और एक दलदल बन जाएगा। लेकिन अगर वही पानी बाहर की तरफ बहे, आगे बढ़े और खेतों तक जाए, तो वो जीवनदायिनी बन जाता है। वाह! तो हमारी चर्चा के आधार पर भी शायद यही निष्कर्ष निकलता है कि जब भावनाएं केवल स्वयं तक, यानी सिर्फ सेल्फ तक सीमित रह जाती हैं, तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। मैं कहूँगी कि ये नदी और दलदल वाला रूपक बहुत ही सटीक है और बहुत गहराई से इस बात को समझाता है। इंसान की भावनाएं ना एक ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति केवल अपनी खुशी, अपने दुख, अपने अपमान और अपने लाभ तक ही सीमित रहता है, यानी पानी एक ही जगह रुका हुआ है, तो वो एक मनोवैज्ञानिक दलदल में फंस जाता है, जिसे हम स्वार्थ कहते हैं। हाँ। लेकिन जब यही भावनाएं समाज, राष्ट्र, संस्कृति, साहित्य, संगीत या कला से जुड़ जाती हैं, तो वे सार्थक हो जाती हैं। उनका एक बहुत बृहद अर्थ निकल आता है। इसका मतलब है कि इतिहास के जो महान कवि हुए हैं, संगीतकार, चित्रकार या समाज सुधारक, वो भावनाओं से शून्य लोग नहीं थे। अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि वे तो सामान्य लोगों से कहीं अधिक भावनाओं से भरे हुए थे। उनका नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं के एक्सेलरेटर को अनियंत्रित नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी भावनाओं के उस तेज प्रवाह को एक रचनात्मक दिशा दी। तो मतलब उन्होंने अपनी भावनाओं को चैनल किया। हाँ, एग्जैक्टली। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज में किसी अन्याय को देखता है और उसे देखकर गहरा दुख महसूस करता है, जो कि एक शुद्ध भावना है। बिल्कुल। और फिर वो उस दुख के दलदल में डूबने के बजाय उसे राष्ट्र निर्माण या समाज सुधार के काम में लगा देता है, तो वो भावना सार्थक हो गई। वाह! जब कोई अपनी आंतरिक खुशी या किसी से बिछड़ने की गहरी पीड़ा को एक कविता, कहानी या संगीत की धुन में पिरो देता है, तो वो पीड़ा केवल उसकी नहीं रह जाती, वो साहित्य और कला का हिस्सा बनकर अमर हो जाती है और हजारों लोगों के दिलों को छूती है। हाँ, ये मानवीय भावनाओं का अपने स्वार्थ से निकलकर पूरे समाज की ओर एक बहुत ही संतुलित और रचनात्मक प्रवाह है। क्या अद्भुत विचार है। मतलब हमें अपनी भावनाओं से डरना नहीं है, उन्हें मारना नहीं है, बल्कि उन्हें एक बड़ा और बेहतर कैनवस देना है। एग्जैक्टली। एक ऐसा कैनवस जहां हमारी निजी पीड़ा या खुशी कुछ ऐसा बन जाए जो दूसरों का काम आ सके। बिल्कुल सही। स्वार्थ दरअसल भावनाओं के प्रवाह का खुद तक रुककर दलदल बन जाना है, और परमार्थ या सार्थकता उन भावनाओं का पूरे संसार के लिए एक साफ नदी की तरह बह निकलना है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमारे स्रोतों के आधार पर हमने एक बहुत ही विस्तृत और गहरा सफर तय किया है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत हुई उन लोगों से जो पारदर्शी होकर एक खुली किताब की तरह जीवन जीते हैं और अपनी सरलता के कारण नुकसान उठाते हैं। फिर हमने उन लोगों को देखा जो दुनिया से बचने के लिए अभिनय कौशल का भारी चोला ओढ़कर अपनी भावनाएं छुपाते हैं। हमने मस्तिष्क के उस
सर्किट ब्रेकर की भी बात की, जो एक गहरे आघात के बाद इंसान को कुछ समय के लिए शमशान वैराग्य की सर्द शून्यता में धकेल देता है ताकि वो दर्द से बच सके। हाँ। और हमने उस अत्यधिक अस्थिरता की भी चीरफाड़ की, जहां भावनाओं का अनियंत्रित उतार चढ़ाव हमारे तार्किक दिमाग को लकवाग्रस्त कर देता है और बड़े लक्ष्यों के लिए घातक बन जाता है। और इन सब चरम स्थितियों को समझने के बाद अंततः ये स्पष्ट हुआ कि लक्ष्य भावनाओं को खत्म करना या दबाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सफलता भावनाओं को एक रचनात्मक दिशा देना है, उन्हें कला, साहित्य, राष्ट्र और समाज के माध्यम से इस तरह बहने देना है कि वे सार्थक बन सके। बिल्कुल। अब हमारे श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार। देखिए, हमने ये तो बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि जब भावनाएं केवल स्वयं तक सीमित रहती हैं तो वो इंसान को स्वार्थी बना देती हैं और एक दलदल में बदल जाती हैं। हाँ। लेकिन जरा आज के इस आधुनिक दौर को देखिए। दुनिया के करोड़ों लोग अपनी अपनी स्क्रीन से चिपके हुए हैं, अपने अपने वर्चुअल कमरों में कैद हैं और अपने अकेलेपन में सिमटते जा रहे हैं। हर कोई बस अपनी प्रोफाइल, अपने लाइक्स और अपनी ही दुनिया में मग्न है। ये तो है। तो क्या ये संभव है कि हम सब अनजाने में अपनी भावनाओं की उस नदी के प्रवाह पर एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं? क्या ये आधुनिक एकांत, ये जो हमारी डिजिटल दुनिया है, ये इंसानियत को समाज, साहित्य और कला के उन विस्तृत खेतों से दूर करके जाने अनजाने में एक बेहद स्वार्थी समाज की ओर नहीं धकेल रही? आज की पीढ़ी की भावनाएं अब किसी बड़े राष्ट्र निर्माण या कालजयी कला से जुड़ने के बजाय शायद सिर्फ अपने मोबाइल के सेल्फी कैमरा के लेंस तक ही सीमित होकर रह गई हैं। मैं कहूँ मैं कि ये वाकई एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है और एक ऐसा सवाल है जिस पर हर व्यक्ति को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि तकनीक हमें जोड़ तो रही है, हाँ, लेकिन शायद भावनाओं के स्तर पर हमें सबसे ज्यादा सिकोड़ भी रही है। बिल्कुल। तो शुरुआत में हमने बात की थी कि भावनाओं का कोई एक्सरे नहीं होता। शरीर की हड्डियों की दरारें तो मशीनें दिखा सकती हैं, हाँ। लेकिन मन की दरारें या गहराई नहीं। सही बात है। शायद अब समय आ गया है कि एक्सरे मशीन की तलाश छोड़ दी जाए और बस ये देखना शुरू किया जाए कि हर इंसान के भीतर मौजूद भावनाओं की ये नदी आखिर बहकर जा कहाँ रही है। क्या बात है। क्या ये बाहर समाज और रचनात्मकता की तरफ जा रही है, ये वापस मुड़कर हमारे ही स्वार्थ के दलदल में गिर रही है? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।